तो स्टूडेंट्स, हमारा जो टॉपिक है वो है सिंचाई की विधियां। सिंचाई की विधियां, जिसे हम लोग बोलते हैं इरिगेशन मेथड, जिसे हम लोग कहते हैं स्टूडेंट्स इरिगेशन मेथड के नाम से जानते हैं। अब इरिगेशन मेथड में स्टूडेंट्स एक बहुत ही बढ़िया टॉपिक जो लगातार हमसे पेपर में पूछा जा चुका है, टॉपिक बहुत ही बढ़िया है। पेपर में यह पूछा जाता है स्टूडेंट्स, प्रवाह विधि किसे कहते हैं? प्रवाह विधि, और किन फसलों में प्रवाह विधि जो है वो यूज की जाती है। फ्लड मेथड जो है किन फसलों के लिए यूज की जाती है, यह भी पेपर में पूछा गया है। विच क्रॉप्स यूज्ड अ फ्लड मेथड, प्रवाह विधि किस फसल में या किन फसलों में उपयोग की जाती है। यह हमारे लिए पेपर में पूछा गया बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। किन फसलों में यूज करते हैं भैया फ्लड? पानी को खेत में खुला छोड़ देते हैं। ओके भैया, पानी को पूरे खेत में क्या छोड़ देंगे? खुला छोड़ देंगे। पानी को जहां जाना है वो वहां जा सकता है। बहुत बढ़िया जी। और फ्लड, यदि आपसे मेथड पूछा जाए भी, फ्लड मेथड जो होती है इरिगेशन की, ये क्या होती है? सिंचाई की मेथड है ये। तो स्टूडेंट्स, नॉर्मली जो किसान हैं, जो खेतों में सिंचाई करते हैं, जो नॉर्मली किसान होते हैं, तो आप लोग क्या करते हो स्टूडेंट्स? तो बोले सर पूरे खेत में क्या कर देते हैं हम लोग, क्या बनाते हैं? तो सर नाली बनाते हैं हम खेत में। हम लोग क्या करते हैं स्टूडेंट्स खेतों में, जैसे आपका ये मान चलिए आपका क्या हो गया, ये आपका खेत है। तो आप इस खेत में क्या करोगे स्टूडेंट्स? तो सर इस खेत में हमारी फसल लगी हुई है, तो हम क्या करेंगे, इन पूरे खेत में क्या कर देंगे, इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से पूरी खेतों में क्या पहुंचा देते हैं, नाली से पानी पहुंचा देंगे। पूरे खेतों में नाली के द्वारा पानी पहुंचा देंगे। नाली बना लेते हैं आप लोग खेतों में, देखा होगा किसान जो रहता है अपने खेत का पानी छोड़ देता है, पूरा पानी क्या हो जाता है, धीरे 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 पूरे खेत में पहुंचाता है। पानी बहते रहता है खेत में से, और वो धीरे 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 क्या होता है, पूरे खेतों में पहुंचता है। बोले हाँ सर बिल्कुल ठीक है, ये हमने पढ़ चुका है, देखा भी है। नॉर्मली इसी से क्या होता है, पूरा इरिगेशन हो रहा है। अभी मैक्सिमम यही हो रहा है। स्प्रिंकलर जो है वो अभी धीरे धीरे आ रहा है। हाँ, कच्ची नाली बनाकर किया जाता है जी। तो स्टूडेंट्स, डेफिनेशन वाइज यदि हम चलें तो क्या लिखेंगे इसमें? तो यह विधि, ठीक है, उन क्षेत्रों में अपनाई जाती है जहां पर क्या हो, पानी ज्यादा हो या कम हो। जहां पर पानी कम होगा वहां पर अपनाई जाएगी क्या? बोले सर नहीं, वहां पर तो क्या करते हैं, ड्रिप इरिगेशन, या तो फिर क्या करते हैं स्टूडेंट्स हम लोग वहां पर, तो बोले वहां पर हम लोग क्या करेंगे, स्प्रिंकलर विधि का यूज कर देंगे, इनका यूज करते हैं। लेकिन यदि जहां ज्यादा पानी होगा वहीं पर इन चीजों का क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। तो बोले जी सर बिल्कुल ठीक है, जहां पर ज्यादा पानी होगा वहां पर इस विधि का क्या करेंगे हम लोग, यूज कर देंगे। तो लिखेंगे यह विधि, यह विधि उन क्षेत्रों में, उन क्षेत्रों में अपनाई जाती है, उन क्षेत्रों में अपनाई जाती है जहां सिंचाई, जहां सिंचाई जल अधिक मात्रा में, अधिक मात्रा में उपलब्ध हो, अधिक मात्रा में उपलब्ध हो, वहां पर इस विधि का क्या करेंगे, प्रयोग करेंगे। बोले यस सर बिल्कुल ठीक है भाई। सबसे कॉमन यही विधि है क्योंकि आम किसान इसी को यूज करता है सबसे ज्यादा, है कि ना? बोले यस सर, इसी को सबसे ज्यादा यूज करता है। तो क्या लिखेंगे, इट इज, इट इज मोस्ट कॉमन, इट इज मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ इरिगेशन, फॉर्म ऑफ इरिगेशन, फॉर्म ऑफ इरिगेशन वेयर, वेयर water is applied, water is applied and distributed, and distributed over the, over the soil, over the
सॉइल सरफेस बाय ग्रेविटी, मतलब जो कच्ची नालियां बना के हम लोग करते हैं वैसे सिंचाई की क्या होती है, पद्धति मानी जाती है। सबसे ज्यादा पानी इसी विधि में लगता है, सबसे ज्यादा जो पानी होता है वो इसी विधि में यूज किया जाता है। और आम जो किसान होते हैं, जो गरीब किसान होते हैं, वो पानी को ऐसे खेतों में ही छोड़कर क्या करते हैं, अपनी बुआई करते हैं। बोले यस सर, अपनी फसलों में पानी देते हैं। तो ये क्या होगी, प्रवाह विधि हो गई आपकी। अब ये कौन कौन सी फसलों में यूज किया जाता है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो यदि मैं आपको बात करूं भैया गेहूं, तो सर गेहूं में क्या कर देते हैं हम लोग, स्प्रिंकलर चला देते हैं। यदि मैं आपसे बात करूं भैया आलू, तो सर उसमें हम ड्रिप भी कर सकते हैं। टमाटर, बोले सर उसमें ड्रिप भी कर सकते हैं। करने को तो आप लोग प्रवाह कर सकते हो, लेकिन ऐसी कौन सी फसल है कि जिसमें आपको प्रवाह के बिना काम ही नहीं होने वाला, वो कौन कौन सी फसलें हैं जिनमें प्रवाह के बिना काम नहीं होने वाला, जरा मैसेज कर दीजिएगा आप लोग। और जिन लोगों को स्क्रीन छोटी दिखाई दे रही होगी तो मेरी बोर्ड वाली स्क्रीन पर क्लिक करके राइट क्लिक में, ठीक है, 3 आपको डॉट दिख रहे होंगे, तीनों डॉट पर क्लिक करके पिन कर दीजिएगा तो आपको पूरी स्क्रीन पर, ठीक है, वीडियो नजर आएगा। मेरे स्क्रीन में क्लिक करके पिन कर दीजिएगा 3 डॉट पर क्लिक करके। चलिए, तो गेहूं नहीं होगा, सबसे पहली बात तो मैं आपको बता दूं, गेहूं वाले गलत हैं। चलिए एग्जाम्पल यदि आपको दिया जाए स्टूडेंट्स, तो भैया गेहूं कहा जा रहा है, गेहूं लिख दूं, बोल सर नहीं, सबसे पहले होगा गन्ना। सबसे पहले क्या होगा, गन्ना, शुगर कैन। भले ही शुरुआत में आप लोग स्प्रिंकलर चला दो, शुरुआत में भले ही स्प्रिंकलर चला दो, लेकिन फसल जैसे ही बड़ी होती है स्प्रिंकलर काम नहीं पड़ते हैं। आपको क्या करना पड़ेगा, तो बोले सर हमें फिर क्या करना पड़ेगा, प्रवाह विधि का ही यूज करना पड़ेगा। तो गन्ने में प्रवाह विधि का यूज किया जाता है, बोले जी बिल्कुल प्रवाह विधि का यूज किया जाता है। चलो गन्ना यदि ना भी लें, गन्ना कई बार 50-50 में आना चाहिए, मान के चलो। एक मेन जो फसल है हमारी वो कौन सी है, बोल सर धान। धान में तो शुरुआत से ही आपको क्या करना पड़ेगा, पूरे खेत में पानी छोड़ना पड़ेगा पैडी में। धान में, धान एक ऐसी फसल है जिसमें शुरुआत से कुछ भी यूज नहीं किया जा सकता। गन्ना को तो यदि हम यहां ना भी लें तो भी काम हमारा हो जाएगा, ठीक है, बोले यस सर बिल्कुल ठीक है। धान के बाद ऐसी कौन सी फसल है जिसमें आप स्प्रिंकलर नहीं चला सकते, तो स्टूडेंट्स आप लोगों ने नाम सुना होगा जूट, सुना है क्या नाम जूट का, जूट वगैरह, बोले यस सर बिल्कुल सुना है हमने जूट। अब स्टूडेंट जो जूट होती है हमारी, आपने देखा होगा सबसे ज्यादा पानी जूट में लगता है, जूट है, पटसन है, नाम इसका आपने जरूर सुना होगा जूट वगैरह का। तो बोले यस सर बिल्कुल सुना है हमने, जूट है, या एक और नाम सुना होगा आप लोगों ने पटसन वगैरह हो गया, जिनसे रस्सियां बनती, जिनसे क्या बनती है, आपके बोरे वगैरह बनते हैं। बोले यस सर बोरियां वगैरह जो बनती बोरे, वो यही होता है। खेतों की मेड़ों पर लगाए जाते हैं, खेतों की मेड़ों पर लगाए जाते हैं, या तो कुछ किसान कहां लगाते हैं जहां पर क्या हो जाता है, मालूम है कि इस बार ज्यादा बारिश होने वाली तो हमारी खेत की फसल बहकर जा सकती है, तो जहां से पानी ज्यादा निकलता है वहीं पर लगाया जाता है, क्योंकि सबसे ज्यादा पानी सोखने वाले यही होते हैं और इनकी जड़ बहुत ज्यादा फैलती है, रेशेदार होते हैं। तो सर जूट में सबसे ज्यादा पानी आपको देना पड़ेगा। इसके बाद में स्टूडेंट्स आपने नाम सुना होगा बरसिम, सुना है क्या, बरसीम का नाम, बोले हाँ सर बिल्कुल सुना हुआ है बरसीम का नाम। बरसीम भी जो एक ऐसी फसल है स्टूडेंट्स हमारी, जिसमें क्या होता है, ज्यादा से ज्यादा पानी हमें क्या करना पड़ता है, छोड़ना पड़ता है। तो ये जो पानी आप जो छोड़ रहे हो वो क्या हो रहा है, पूरे खेत में छोड़ दे रहे हो, पूरे खेत में आप एक साथ क्या कर रहे हो, पानी को छोड़ रहे हो, कच्ची नाली के द्वारा, कच्ची नाली के द्वारा छोड़ रहे हो पूरे खेत में आप पानी। बोले जी सर बिल्कुल ठीक है भैया, और ज्यादा मात्रा में पानी लग रहा है, ज्यादा मात्रा में, कच्ची नाली के साथ में ज्यादा मात्रा में। बोले जी सर बिल्कुल ठीक है भैया, क्लियर हो गया है। अब स्टूडेंट्स और कोई फसल जो आपको याद आ रही हो, धान हो गया, जूट हो गया, बरसिम हो गया, और गन्ना भी एडिशनल हम लोग इसमें ले सकते हैं। तो फ्लड इरिगेशन के जो कुछ एग्जाम्पल हैं आपसे यदि पेपर में यदि पूछ लिया जाए, ठीक है, कि भैया कौन कौन सी ऐसी फसलें हैं जो हमसे पेपर में पूछी जाती हैं, तो क्या लिखोगे एग्जाम्पल में, यदि पेपर में यदि कुछ आ जाए तो बताओ क्या होगा, मैसेज करें, क्या हो सकता है आप लोगों का। जी चलिए, तो बोले सर यदि हम लोग क्या कर रहे हैं, सिंघाड़ा लगा रहे हैं, जैसे आप लोगों ने अभी एक एग्जाम्पल दिया गया सिंघाड़ा, तो क्या जो सिंघाड़ा है ये आ सकता है यहां पर हमारा,
सिंघाड़ा जो दिया गया है बिल्कुल सही आंसर दिया गया है। जो सिंघाड़ा है हमारा, क्या यहाँ पर सिंघाड़ा आ सकता है? मैसेज करेंगे सभी लोग, माइक चालू कोई नहीं करेगा जी। सिंघाड़ा जो है ये तो मैक्सिमम जो है वो किस में होता है हमारा? सिंघाड़ा जो है तो ये तो पानी के ही अंदर होता है। बोले यस सर बिल्कुल ठीक है, सिंघाड़ा पानी के ही अंदर होता है, तो सिंघाड़ा भी इसमें आ जाएगा हमारा। बोले यस बिल्कुल। और क्या आ सकता है भाई जो पानी में ही होता है आपका? फसलें जो पानी में ही सबसे ज्यादा होती हैं, जिसमें पानी भरा जाता है, कुल मिला के खेत में आपको पानी भर के रखना है, इस टाइप की फसलें, ज्यादा से ज्यादा पानी। पानी नहीं भी भर रहे तो पानी आपको देना ही देना है, हर एक दिन में, हर एक दो दिन में आपको क्या करना है? पानी खेतों में देना ही देना है। और क्या हो सकता है? एग्जाम्पल मैसेज करें आप फटाफट, इसके अलावा, सिंघाड़ा के अलावा जी। और कमल, हाँ कमल की खेती यदि किसी को करना है जी, कमल की खेती यदि कोई करना चाहता है, लोटस की, ठीक है, बोले यस सर बिल्कुल ठीक है जी। एक ने कह दिया भैया वाटरमेलन, भैया तरबूज की खेती पानी के अंदर थोड़ी होती है, तरबूज खरबूज पानी के अंदर नहीं होता है बेटा, इसके लिए खेत में पानी भरने की जरूरत नहीं पड़ती जी। तरबूज खरबूज नहीं होगा, इनमें पानी ज्यादा मात्रा में लगता है तो खेतों में सिंचाई करते हैं हम लोग नॉर्मली, लेकिन तरबूज खरबूज में जो है पानी खेतों में भरकर नहीं रखा जाता। यदि आपने इसमें देखा होगा तो, ठीक है, धान में भी पानी ज्यादा भर के रखना पड़ता है, जूट में भी पानी भरा हुआ रहता है, बरसिम में भी लगातार पानी देना पड़ता है, सिंघाड़ा पानी के ही अंदर होता है, कमल भी पानी के ही अंदर होता है। ये मैक्सिमम पानी के अंदर वाली चीजें हैं। ये जो चार जो ऑप्शन है ना हमारे, पानी के अंदर वाली है। गन्ना लगातार पानी देना है, बरसिम भी लगातार पानी देना है, जितना ज्यादा पानी दोगे उतना ज्यादा होगा। गन्ना और बरसिम जितना ज्यादा पानी आप देंगे उतना ही ज्यादा होगा, याद रखिएगा जी। तो इसलिए आप इसमें तरबूज खरबूज नहीं बोल सकते क्योंकि पानी भरकर नहीं दे सकते। हाँ, जिनको एल्गी उत्पादन करना, शैवाल, नील हरित शैवाल जिसको उत्पादन करना है, एल्गी, एल्गी का उत्पादन इसलिए किया जाएगा कि भैया इसको खेत में डाल के क्या कर सकते हैं हम लोग? उर्वरक खाद बना सकते हैं, क्योंकि इसमें नाइट्रोजन की मात्रा पाई जाती है, राइजोबियम इसमें ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। तो बोले जी सर बिल्कुल ठीक है भैया, पेपर में भी पूछा जाएगा तो हमसे आसानी से बन जाएगा। चलिए, तो बोले यस सर बिल्कुल ठीक है। ये प्रवाह विधि थी, आपको समझ में आ गया होगा, जिसमें पानी हमें क्या रखना है लगभग, ठीक है, खेतों में भर के पानी रखना है कि भैया खेतों में पानी का क्या हो, भराव होता रहे थोड़ा थोड़ा करके, तो वो प्रवाह विधि हो जाती है हमारी। अब दूसरी विधि जो हर किसी ने आपने पढ़ा ही होगा, जिसे हम लोग कहते हैं क्यारी विधि। कौन सी विधि कहा जाता है इसे? क्यारी विधि कहा जाता है, या इसे कहा जाता है स्टूडेंट्स हमारा चेक बेसिन मेथड जी। ये चेक बेसिन मेथड क्या है स्टूडेंट्स, मैसेज कर सकते हैं आप लोग। क्यारी विधि, जिसमें क्यारी बना बना के लगाते हैं। तो सर मैक्सिमम क्यारी लगाने वाली जो विधियां हैं कि कहां यूज की जाती हैं, क्यारी विधि कहां यूज की जाती होगी, आपको भी पता है, ठीक है। सारी की सारी जो फसलें हैं, कौन सी वाली जी? जी, सब्जी, बहुत बढ़िया जी, बहुत शानदार। तो स्टूडेंट जो चेक बेसिन हमारी इरिगेशन होती है, ठीक है, इसे क्यारी विधि के नाम से जाना जाता है, और पूरी की पूरी जो सब्जियां होती हैं वो सब्जियां इसी में लगाई जाती हैं। तो बोले यस सर बिल्कुल ठीक है। तो इस विधि में पूरे खेत को, इस विधि में पूरे खेत को क्यारियों में बांट लेते हैं, क्यारियों में बांट लेते हैं, और और प्रत्येक क्यारी में पानी छोड़ा जाता है, पानी छोड़ा जाता है। बोले यस सर बिल्कुल ठीक है। भारत में प्रवाह विधि और दूसरे नंबर पर कौन सी है? क्यारी विधि है। तो बोले यस सर बिल्कुल ठीक है। यह भारत में बहुत ही ज्यादा क्या है, प्रचलित विधि में से एक विधि मानी जाती है। तो क्या लिखेंगे इसमें डेफिनेशन हमारी? चेक बेसिन
check basins are necessarily rectangular or square areas with once constructed around the area to control the irrigation वाटर। ये हो जाती है स्टूडेंट्स आपकी इंग्लिश डेफिनेशन। तो बोले यस सर बिल्कुल ठीक है भाई। चेक इरिगेशन यदि हम दूसरे तरीके से समझें इंग्लिश डेफिनेशन के हिसाब से तो क्या करते हैं इसमें, तो सर इसमें हम लोग क्या करते हैं आयताकार तरीके से क्या कर लेते हैं, क्यारियों का निर्माण कर लेते हैं। आयताकार कर लेंगे या तो क्या कर लेंगे स्टूडेंट्स हम लोग उसे वर्गाकार क्षेत्र में बांट लेते हैं, छोटी छोटी क्यारियां बांट लेते हैं और चारों ओर से क्या कर देते हैं उसको बांध देते हैं। तो बोले यस सर बिल्कुल ठीक है। चेक बेसिन आर द नेसेसरी रेक्टेंगुलर, या तो स्क्वायर आयताकार या तो वर्गाकार एरिया में क्या कर लेते हैं उसे हम बांट देते हैं और बन कंस्ट्रक्टेड अराउंड दी एरिया, पूरा का पूरा क्या कर देते हैं उसको बाउंड्री, ठीक है बाउंड्री टाइप का बना लेते हैं, पैक कर देते हैं और क्या करते हैं कंट्रोल दी इरिगेशन वाटर, उसमें धीरे धीरे क्या करते हैं फिर हम लोग पानी भरना स्टार्ट कर देते हैं। तो बोले जी सर बिल्कुल ठीक है। तो इसमें क्या होता है स्टूडेंट्स, इसकी जो क्यारियां बनती है वो कैसी बनती है, तो आप लोगों ने स्टूडेंट्स खेतों में नॉर्मली देखा होगा, जैसे मान चलो ये आपका क्या है खेत होता है, तो क्या करते हैं आम किसान क्या करता है स्टूडेंट्स इसको कुछ इस तरीके से क्या करता है इसका निर्माण करता है। तो बोले यस सर बिल्कुल ठीक है, ऐसा निर्माण करता है किसान, ये इस तरीके से यहां से पानी निकाल देगा, इधर पानी निकाल देगा, पूरे खेत में क्या करता है इस तरीके से पानी का निर्माण कर देता है, पानी को इस तरीके से खेतों में क्या कर देता है वो छोड़ता है। बोले यस सर बिल्कुल ठीक है। यहां से पानी आएगा, ठीक है इस खेत में पहुंच जाएगा, फिर इधर से जाएगा, या यहां से पानी आ रहा है, ठीक है तो पानी यहां से जाएगा, ये पैक हो गया, फिर पानी इधर जाएगा, ये इस टाइप से मतलब पूरे खेतों में क्या कर दे रहा है वो पानी का प्रभाव पहुंचा रहा है। बोले यस सर बिल्कुल ठीक है। इस टाइप से खेतों में पूरे खेतों में क्या करेगा बाउंड्री टाइप की बना देता है और पूरे खेतों में क्या करेगा धीरे 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 पानी को पहुंचाते जाता है। तो आपने देखा होगा जैसे यहां पर क्या हुआ, यहां से उसने पानी छोड़ा, यहां गया, यहां से क्या हुआ इस वाले एरिया में पहुंच गया, ठीक है यहां से नीचे लाया मान चलो इधर भी पहुंच जाएगा पानी, ये पैक कर दो इधर पहुंच जाएगा, या उसको इधर नीचे पानी पहुंचाना तो यहां खाली छोड़ दो, फिर क्या कर दो इधर बंद कर दो इधर चला जाएगा, फिर इधर बंद कर दो इधर खोल दो, यहां से पानी इधर पूरे खेतों में जाने लगेगा। तो इस तरीके से क्या करता है जैसे मान चलो यहाँ पानी आ रहा है तो यहाँ पैक कर देगा वो, ये पानी यहां से बह के आएगा इधर इस खेत में चला जाएगा पूरा, इधर पैक कर देगा, ठीक है तो क्या होगा यहां पैक कर देगा इसको खोल देगा, इधर से पानी चला जाएगा इस पूरे खेत में चला जाएगा पानी। तो ऐसा नॉर्मली क्या करते हैं आम किसान इस विधि का क्यारी विधि का यूज करते हैं। तो बोले यस सर, डायग्राम भी मैंने आपको बता दिया हूं क्योंकि पेपर में डायग्राम हालांकि पूछे नहीं जाते लेकिन आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। पेपर में क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भैया निम्न में से किस फसलों में जो है वो क्यारी विधि का उपयोग किया जाता है, तो मैक्सिमम जो है स्टूडेंट्स वो आपकी सब्जियां हैं। सभी सब्जियों में कौन सी विधि का यूज किया जाता है यदि आपसे पेपर में यदि पूछा जाए तो बोले सर ऑल वेजिटेबल्स, सभी सब्जियों में, ठीक है जितनी भी सब्जियां हैं सभी सब्जियों में किसका यूज किया जाता है, क्यारी विधि का यूज किया जाता है सभी की सभी सब्जियों में। बोले जी सर बिल्कुल ठीक है, ये इसका क्या हो जाएगा क्यारी विधि का एग्जाम्पल हो जाएगा। गेहूं वगैरह जो करते हैं किसान, गेहूं देखा होगा आप लोगों ने, बोले यस सर गेहूं देखा है हमने, वीट, गेहूं में भी यही विधि का यूज किया जाता है मैक्सिमम, गेहूं में भी इसी चीज का यूज किया जाता है। बोले जी बिल्कुल सर इसी का यूज किया जाता है। इसके बाद में स्टूडेंट्स आप लोगों ने देखा होगा चना है, कपास वगैरह है, ठीक है कपास में भी इसी का यूज किया जाता है। कॉटन, जिनके आप कपड़े पहनते हो कॉटन में भी इसी का यूज किया जाता है। चना वगैरह में भी आप लोगों ने देखा होगा इसी का यूज किया जाता है। बोले जी सर बिल्कुल ठीक है। अब स्टूडेंट्स फिर यदि हम बात करेंगे आपसे कि भैया जो मक्का है वो मक्का कहां आएगी, मक्का में तो क्यारी बनाते ही नहीं है, मक्का में तो क्यारी नहीं बनाते, फिर मक्का किस में आना चाहिए आपके हिसाब से, मैसेज करके बताओ मक्का जो है वो कौन सी मेथड के हिसाब से लगेगी आपकी। हाँ मटर भी इसी में आ जाएगा आपका, यदि आप इसमें मटर लेना चाहे तो मटर भी इसमें आएगा आपका, चना है मटर है बिल्कुल।
ये इसी में आएंगे। मूंगफली, मूंगफली भी इसी में आ जाएगा आपका। जी, मतलब जो रबी क्रॉप है वो रबी क्रॉप मैक्सिमम जो है वो इसी में आती है। रबी की फसलें जो है वो मैक्सिमम आपकी क्या होती है, क्यारी विधि के द्वारा ही हम लोग लगाना पसंद करते हैं। रबी वाली जितनी भी फसलें होती हैं मैक्सिमम क्यारी में ही लगती हैं, देखा होगा आप लोगों ने। सब और रबी की फसलें मैक्सिमम क्यारी में। बोले जी सर बिल्कुल ठीक है। और जो बारिश की फसलें होती हैं, बारिश की फसलें वो किस में आना चाहिए, प्रवाह में आएगी कि बारिश की फसलें, बारिश की फसलें जो है वो प्रवाह में आना चाहिए क्या, स्प्रिंकलर, स्प्रिंकलर में आएगी। ओके, बहुत बढ़िया, स्प्रिंकलर में आएगी बोले जी। और कोई, स्प्रिंकलर में तो सब आ जाएगा। बोले सर प्रवाह में तो मक्का नहीं आएगी। मक्का प्रवाह में नहीं आएगी क्योंकि पानी भर के मक्का जो है वो सड़ जाएगी। मक्का तो नहीं आएगी। मक्का कहां आएगी, उसके एग्जाम्पल भी हम देखेंगे। इसमें तो ये हो गया आप लोगों का, क्यारी में मक्का नहीं आती है ना, मक्का का यहां यूज नहीं होगा। बोले यस सर बिल्कुल ठीक है। सारी विधियां आपको एक एक करके बनना चाहिए भाई, पेपर में हमसे पूछी ही जाती है। चलिए, इसके बाद में स्टूडेंट्स आप लोगों ने एक विधि का नाम सुना होगा, ठीक है, कौन सी, कुंड विधि। सुना जरूर होगा कुंड विधि करके। ये सारी विधियां जो है वो पेपर में लगातार पूछी जाती हैं। तीसरे नंबर की विधि है हमारी कुंड विधि। शायद नाम कहीं ना कहीं सुना होगा, कुंड विधि जी। कुंड विधि जिसमें क्या करते हैं स्टूडेंट्स हम लोग, ठीक है, कुंड बना लेते हैं। मतलब जो हमारी फसल लगी होती है वो फसल क्या होती, थोड़ी सी ऊंचाई में लगी होती, ऐसे ऊंचाई में लगी होती फसल, और बीच में क्या होता है, गड्ढा करते हैं। ऐसे फसलें जो होती, फसलें ऊंचाई पर लगी रहती है और नीचे क्या होता है, नाली बनी होती है गहरी सी। देखा क्या आपने, जो काफी ज्यादा क्या होती, गहरी नालियां बना के रखते हैं हम लोग। तो बोले यस, देखा है। हाँ, आलू वगैरह में, आलू के लिए जो क्या करते हैं, कुंड विधि का निर्माण करते हैं, तो देखा होगा आपने। बोले यस सर बिल्कुल देखा है। चलिए, इरिगेशन करने की बहुत ही पुरानी विधि मानी जाती है कुंड विधि। आलू में सबसे ज्यादा इसी का यूज किया जाता है, देखा जरूर होगा आप लोगों ने। चलिए आपको दिखाते हैं। चलिए, आलू को जो लगाने का जो तरीका है वो आपको दिखाते हैं, तो आपको क्लियर हो जाएगा उससे। तो फ्रेंड्स, जो कुंड है वो लगभग जो है, देखिएगा, आपको एग्जाम्पल के थ्रू दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, आपको क्लियर हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स, इस तरीके से क्या किया जाता है, कुंड बनाया जाता है। इस तरीके से क्या किया जाता है, कुंड बनाया जाता है। जो ऊपर वाला हिस्सा है, उस ऊपर वाले हिस्से में क्या लगाया जाता है, फसल को लगाया जाता है। तो बोलिए यस सर बिल्कुल ठीक है। हाँ, आजकल बहुत सारी फसलों को लगाने लगे हैं, वो एक अलग बात है। और जब फसलों को लगाते हैं तो फसल क्या आ जाती है आपकी, तो सर फसलें आ जाती है हमारी ऊपर। फसलें कहाँ जाती है हमारी, कुछ इस तरीके से ऊपर ऊपर दिखाई देती है हमें फसल, और नीचे वाला हिस्सा क्या होता है, कुंड के रूप में होता है, जिससे क्या होती है, हमारी फसलें खराब नहीं होती। और कुंड बनाने में क्या होता है कि जो उपज है वो उपज ज्यादा हो जाती है, क्योंकि जड़ें को फैलने के लिए मिट्टी जो है वो भुरभुरी मिल जाती है। तो जैसे ही उसको क्या मिलेगी, भुरभुरी वाली मिट्टी मिलेगी, मतलब क्या होती है, टूटी हुई मिट्टी, क्योंकि ये मिट्टी टूट चुकी है, तो जड़ गहरी जाने में कोई ज्यादा दिक्कत नहीं होती है। आसानी से जड़ जो है क्या हो जाती है, नीचे की ओर चली जाती है। तो बोले यस सर बिल्कुल ठीक है। इसमें हम लोग क्या करते हैं स्टूडेंट्स, कुंड विधि में। तो स्टूडेंट्स, इस कुंड विधि में जो मैंने आपको अभी एग्जांपल बताया हूं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कुंड विधि क्या होना चाहिए आप लोगों के हिसाब से, पेपर में भी पूछ लिया जाए कि भैया कुंड विधि क्या होती इरिगेशन की, जी मैसेज करिएगा। कुंड सिंचाई विधियां हैं जो पेपर में हमसे पूछी जाती है। इसके एग्जाम्पल में कुछ ने, इसे हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, इसे कहा जाता है फरो, क्योंकि आपको क्या बनाना पड़ता है, फरो बनाना पड़ता है। तो इसे फरो इरिगेशन के नाम से जाना जाता है, पेपर में पूछा जाता है। तो भैया इसको क्या कहते हैं हम लोग, ठीक है, फरो इरिगेशन कहते हैं जी। तो इसमें क्या आएगा स्टूडेंट्स, फरो इरिगेशन में, तो सर जब भी फसलों को उनकी जड़ में पानी दिया जाता है तो इस विधि में क्या होता है, कुंड सिंचाई का उपयोग करते हैं कि भैया जड़ में पानी जाए। तो जड़ में पानी जाने के लिए इस विधि का हम लोग क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। बोले यस बिल्कुल सर बिल्कुल ठीक है, क्लियर है। ठीक है, तो क्या किया जाता है स्टूडेंट्स इसमें,
तो बोले सर ड्रिप का भी यूज कर सकते हैं, बोले बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन ड्रिप का हमें ज्यादा यूज नहीं करना, हम यहां पर बात कर रहे हैं कुंड की। तो क्या लिखेंगे डेफिनेशन में? डेफिनेशन हो जाएगी जब भी फसलों को उनके जड़ में पानी दिया जाता है, तो इस विधि को कुंड सिंचाई विधि कहते हैं। कुंड सिंचाई विधि कहते हैं। बोले यस सर बिल्कुल ठीक है भैया, पेपर में भी हमसे पूछ लिया जाएगा तो हम क्या लिख देंगे, इसे फरो इरिगेशन मेथड के नाम से इसे जाना जाता है। तो बोले जी बिल्कुल सर क्लियर है भैया, फरो इरिगेशन मेथड। तो इंग्लिश में क्या होगी स्टूडेंट्स हमारी डेफिनेशन, यदि आपसे पेपर में भी पूछ लिया जाए तो सिंपल सी हमें क्या लिखना पड़ेगा, इसके लिए डेफिनेशन लिखना पड़ेगा। आइए उसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं कि सिंपल सी जो डेफिनेशन होगी वो इसकी क्या बनना चाहिए भैया डेफिनेशन। तो स्टूडेंट्स फरो इरिगेशन में क्या करते हैं हम लोग, तो सर फार्मर्स फ्लो वाटर डाउन स्मॉल ट्रेंच रनिंग थ्रो देयर क्रॉप। ये क्या हो जाता है स्टूडेंट्स की सिंपल सी डेफिनेशन हो जाती है भैया। ये कौन सी विधि हमारी कुंड विधि कहलाती है। अब कुंड विधि जो है स्टूडेंट्स हमारी फरो इरिगेशन है। तो स्टूडेंट्स इसमें कौन कौन सी क्रॉप्स आ जाएंगे स्टूडेंट्स फरो इरिगेशन में, यदि आपसे पेपर में भी पूछा जाए कि भैया फरो इरिगेशन जो है इसमें कौन कौन सी फसलें आ सकती हैं जिसमें फरो इरिगेशन करते हैं हम लोग, जी मैसेज कीजिएगा क्योंकि पेपर में ये हमसे जरूर पूछी जाती है। जी ज्वार में करते हैं, गलत जवाब, ज्वार में नहीं करते हैं स्टूडेंट्स। बोलो सर क्या हो जाएगा हमारा, आलू में करते हैं, पोटैटो में करते हैं। आजकल जो है यदि आप ये विधि का यूज आजकल कब होने लगा स्टूडेंट्स, जब पता है कि भैया ज्यादा बारिश होने वाली, ज्यादा बारिश यदि हो रही है तो मक्के को भी कुछ लोग क्या करने लगे आज के समय में, ये कुंड विधि का यूज करके ऊपर लगाने लगे कि भैया नाली से पानी क्या हो जाए, खेत से बाहर निकल जाए। चलिए आलू का इसमें यूज कर सकते हैं, बोले यस सर बिल्कुल ठीक है। स्टूडेंट्स आप लोगों ने नाम सुना होगा शकरकंद का, बोले यस सर बिल्कुल सुना है हमने। बीट रूट, बोले यस सर बीट रूट का इसमें यूज कर सकते हैं। धनिया का यूज नहीं करते बच्चों, गलत आंसर है भैया, धनिया का यूज नहीं करते हैं, धनिया नॉर्मल लगाया जाता है। चलिए शकरकंद हो गया आपका। आप लोगों ने शायद अरबी सुना है, अरबी किसे कहते हैं, शायद कुछ लोगों ने सुना होगा अरबी सुना है, कुछ लोगों ने सुना है, कुछ लोगों ने नहीं सुना होगा। चलिए बहुत बढ़िया, कुछ लोगों ने अरबी को सुना हुआ है भैया। अरबी क्या बोली है क्या, एक प्रकार की अरबी जो है वो एक प्रकार की बोली होती, तो कहीं अरबी बोली तो नहीं है, फसल है। अरे वाह, चलिए अरबी एक बोली भी है और एक प्रकार की क्या फसल भी है। चलिए अच्छी बात है भैया, देखा होगा, नहीं देखा होगा तो मैं आपको अरबी दिखा देता हूं कि एक्चुअल में जो अरबी होती है वो कैसी होती है। जैसे हमारा आलू होता है वैसे स्टूडेंट्स क्या होती है हमारी अरबी होती है आलू के जैसे। मैं आपको बाय पिक्चर उसको दिखा देता हूं कि अरबी जो है वो कैसी होती है। चलिए तो स्टूडेंट्स अरबी जो है उसका पौधा ऊपर की ओर आपको दिखाई दे रहा है और जो नीचे उसका फल है वो आलू के जैसे आपको दिखाई दे रहा है। उपवास वगैरह में कुछ लोग खाना पसंद करते हैं ना अरबी वगैरह, उपवास में खाते, कंद जिसे कहा जाता है कंद, वो कंदमूल पहले नहीं चलते थे आपके, ये वही वाले कंदमूल फसलें हैं जो कंदमूल नहीं खाते थे। बोले यस सर बिल्कुल ठीक है भाई। इसे क्या कहा जाता है स्टूडेंट्स, बोले सर इसको कहा जाता है हमारा टैरो रूट के नाम से जाना जाता है। तो बोले यस सर बिल्कुल ठीक है भैया, क्या कहा जाता है इसे, अरबी या ठीक है टैरो रूट के नाम से जाना जाता है। चलिए और क्या हो सकता है इसमें जो लगाया जाता है भैया ऊपर की ओर, हल्दी लगाई जाती है जी,
हल्दी लगाई जाती है, बोले ओके। गाजर लगाया जाता है, हल्दी नहीं लगाई जाती, गाजर लगाया जाता है। क्या लगाया जाता है? गाजर लगाया जाता है। कैरोट आ जाएगा इसमें, कैरोट आ जाएगा बिल्कुल। मूली भी आ जाएगी आपकी, मूली भी आ जाएगी जी, रेडिश भी आ जाएगी। हल्दी नहीं लगाई जाती बच्चों, हल्दी सिंपल जगह में लगाई जाती है, प्लेन जगह में। लहसुन, लहसुन जो बोल रहे हैं आप लोग, नहीं लहसुन ऊपर नहीं लगाया जाता, कि लगाया जाता है ऊपर लहसुन? आ जाएगा, लहसुन आ जाएगा। लहसुन को कैसे लगाते हैं? लहसुन को क्या कुंड बना के लगाए जाते हैं लहसुन? मिर्च नहीं, मिर्च भी प्लेन लगाई जाती है। कुंड के ऊपर बोल रहे हैं भैया, ऊपर की ओर, नीचे नहीं, ऊपर की ओर बोल रहे हैं, अपने आसपास। तरबूज, ओके, गलत जवाब, तरबूज भी नहीं होगा। आपको मैंने पहले ही कहा हूं कि फरो इरिगेशन जो होता है उसमें कुंड बना के लगाना है। चलिए, अदरक कहा जा रहा है, अदरक, अदरक को लगाया जाता है, बिल्कुल जी हाँ बच्चों, अदरक आएगा यहां पर आपका। जिंजर आपका आ जाएगा। अदरक जो है, अदरक को क्या करते हैं? कुंड बना के भी लगाया जाता है, अदरक यहां पर आ जाएगा आपका जी। प्याज, बिल्कुल प्याज भी आएगी, कुंड बना के क्या करते हैं? प्याज को भी लगाया जाता। ओनियन भी आपकी यहां पर आ जाएगी। चलिए, समझ में आ गया होगा आप लोगों को कि भैया जो क्या करते हैं, ठीक है, जो क्या करते हैं नीचे फैलते हैं, फैलते ज्यादा मात्रा में, वो आपके आ जाएंगे। हाँ, रतालू आ जाएगा, रतालू, एक रतालू करके भी होता है, तो रतालू भी आपका यहां पर आ जाएगा। रतालू सभी लोगों ने खाया होगा, जैसे आलू होता है वैसे ही क्या होता है स्टूडेंट्स, हमारा एक रतालू भी होता है, नाम जरूर सुना होगा आप लोगों ने। तो बोले जी सर बिल्कुल सुना है, रतालू खाया होगा, एक प्रकार का सवाल है। हाँ, बड़ा आलू जिसे कहते हैं, या रतालू, या इसे क्या कहा जाता है? याम के नाम से जाना जाता है, यम। चलिए, मीठा आलू जिसे कहा जाता है, इसे क्या कहा जाता है? मीठा आलू भी कहा जाता है, बिल्कुल। बीट, चुकंदर वगैरह आपकी जो है वो बीट वगैरह क्या है, इसी में आ जाती है। चलिए, क्लियर है स्टूडेंट्स? इसके बाद में, ये तो हमारी कुंड विधि हो गई। कुंड विधि के बाद में स्टूडेंट्स, पेपर में आपसे पूछा जाता है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट विधि, नाम जरूर सुना होगा आप लोगों ने, जिसे हम लोग बोलते हैं थाला विधि। नाम जरूर सुना होगा, थाला विधि, या जिसे हम लोग क्या कहते हैं? बेसिन मेथड के नाम से जानते हैं। बेसिन मेथड, थाला बनाते हैं। क्या बनाया जाता है? थाला बनाया जाता। अब ये थाला क्यों बनाया जाता है और थाला है क्या? क्योंकि पेपर में यदि क्वेश्चन पूछे गए तो मैक्सिमम बच्चे जो है वो गलत करते हैं। क्या होता है स्टूडेंट्स बेसिन मेथड? मैसेज करो जरा। बेसिन मेथड यदि आपसे पेपर में यदि पूछ लिया जाए तो क्या होती है बेसिन मेथड इरिगेशन की? क्या करते हैं थाला में? तो स्टूडेंट्स आप लोगों ने देखा होगा, नॉर्मल जो है घर में आप लोगों ने, घर के लोग क्या करते हैं, जैसे मान चलो ये आपका क्या हो गया, एक पेड़ हो गया है, तो क्या करते हैं स्टूडेंट्स कुछ लोग, तो सर इसके चारों तरफ आपने घर में देखा होगा ना, घर में आप लोग क्या करते हैं, इसके चारों तरफ ऐसे क्या बना देते हैं? कुंड टाइप का बना देते हैं, और इसमें क्या भर देते हैं? पानी भरते हो, देखा है? बोले हाँ सर बिल्कुल देखा। थाला, पेड़ के क्या करते हैं आप लोग? चारों तरफ गड्ढा करके ऐसे थाला बना देते हो। बोले यस सर बिल्कुल देखा, ये देखो, सभी लोगों ने इस विधि को देखा होगा, इसे थाला विधि के नाम से जाना जाता है। बोले यस सर बिल्कुल देखा है हम लोगों ने। चलिए, देखा है। चलिए, अब ये थाला विधि जो है स्टूडेंट्स, हमारी बेसिन मेथड जो है वो कहां यूज की जाती होगी? बोले सर ये तो किसी भी फसल में यूज कर ही नहीं सकते। बेसिन इरिगेशन जो है वो किसी फसल में तो यूज हो ही नहीं सकता 100%। कहां होता होगा यूज? फसल में तो नहीं कर सकते, किसमें करेंगे? मैसेज करो, कहां यूज करते होंगे स्टूडेंट्स? चलिए, यदि आपसे स्टूडेंट्स ये पेपर में यदि पूछा गया तो क्या धान में यूज करते हैं? बोल सर धान में तो पूरे खेत में ही भरना पड़ता है, वो बड़ा थाला हो जाता है, उसे तो धान की फसलों में हम लोग कर सकते हैं, लेकिन वो पूरा का पूरा खेत ही माना जाएगा। तो किस में करते हैं? आम में, गार्डन वगैरह में करते हैं जी। बहुत बढ़िया। थाला विधि का जो प्रयोग है स्टूडेंट्स वो कहाँ किया जाता है? बोल सर मैक्सिमम लोग जो है वो गार्डन में करते हैं। क्या सही बात है भैया? गार्डन वगैरह में करना, बगीचे में करना? बोले यस सर बगीचे में किया जाता है। आम में कर सकते हैं क्या? आम, आम में कर सकते हैं। मैंगो में, आम में पॉसिबल है क्या? आम की फसल में, आम में है पॉसिबल?
चलिए अच्छी बात है भैया, आम में पॉसिबल है। चलिए इमली में पॉसिबल है क्या? इमली में, इमली की यदि आप खेती कर रहे हो, बहुत से लोग इमली की खेती करते हैं भैया, ठीक है। इमली की खेती जो है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, इमली की खेती। बोले यस सर बिल्कुल ठीक है भैया, इमली जो है हमारी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है जी। इमली की कैंडी वगैरह भी मार्केट में बिकती है, इमलियां बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। तो बोले यस सर बिल्कुल ठीक है भैया, पता है हमें। चलिए तो इमली का यूज हम लोग कर सकते हैं, इमली में कर सकते हैं, ओके बहुत बढ़िया। और इमली में कर सकते हो, टैमरेंट जिसे कहा जाता है, इमली में कर सकते हो। चलिए और किस में कर सकते हैं जो नॉर्मल आपके आसपास में आपको दिखाई देती हो, ऐसी कोई फसल? चलिए ग्वावा, ओके। जो आपकी स्टूडेंट्स अमरूद है, अमरूद जो है आपकी, ग्वावा जो है, जिसे हम लोग जामफल के नाम से भी जानते हैं, जिसे आप लोग जामफल भी कहते हो, क्या जामफल में कर सकते हैं क्या इसका यूज? जामफल में बोले यस सर बिल्कुल, जामफल में भी इसका उपयोग किया जा सकता है भैया, कोई दिक्कत नहीं, जामफल में इसका यूज होता है। चलिए ठीक है। और इस थाला विधि का और कहां पर यूज किया जाता होगा बताइए, पेपर में यदि आपसे पूछ लिया जाए। जी अनार, ओके। पोमोग्रेनेट में करते हैं, बोले अनार में करते हैं जी। क्या अनार में पॉसिबल है स्टूडेंट्स, यदि आपसे पेपर में यदि पूछ लिया जाए कि भैया क्या ये पोमोग्रेनेट में होता है, होता है क्या पोमोग्रेनेट में? बोले यस सर, पोमोग्रेनेट में होता है, अनार में होता है। चलिए इसके बाद में आप लोग बोल रहे हैं सेब वगैरह में करते हैं, एप्पल में करते हैं, बोले हाँ सर एप्पल में भी करते हैं। तो फल वाली जो चीजें हैं, फल वाली जो चीजें हैं, वो मैक्सिमम फल में ऐसा किया जाता है। गार्डन वाली चीजें जो भी होती हैं, ठीक है, वो क्या हो जाती है, हमारे सारे के सारे जो फल हैं, फ्रूट्स जो हैं, उसमें मैक्सिमम जो है वो इसी विधि का यूज किया जाता है। फल वाली चीजों में मैक्सिमम हम इसका उपयोग करते हैं। तो बोले जी सर बिल्कुल ठीक है भैया, मैक्सिमम फलों में इसका उपयोग किया जाता है। चलिए क्लियर हो गया। अब स्टूडेंट्स इसके बाद में हम बात करेंगे आपसे अगला हमारा जो टॉपिक है वो होगा स्टूडेंट्स हमारा एग्रीकल्चर मैथ्स। एग्रीकल्चर मैथ्स में हम शुरुआत करेंगे स्टूडेंट्स आप लोगों से, ठीक है, एग्रीकल्चर मैथ्स में। चलिए तो शुरुआत करते हैं स्टूडेंट्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक से जो लगातार हमारे पेपर में हमसे कई बार पूछा जा चुका है, उसी टॉपिक के साथ शुरुआत करेंगे। टॉपिक है स्टूडेंट्स हमारा समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी जिसे स्टूडेंट्स आप लोग जानते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के नाम से, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के नाम से इसे जाना जाता है। बोलिए यस सर बिल्कुल ठीक है भैया। तो स्टूडेंट्स लगातार पेपर में हमसे ये सारे टॉपिक पूछे जाते हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं। तो यदि आप लोगों से, ठीक है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यदि पेपर में यदि पूछा जाए तो स्टूडेंट्स मैं आपको बता दूं बेसिक फॉर्मूला होता है आपका, एक होता है स्टूडेंट्स आपका एनवा पद का, जिसका फॉर्मूला होता है टी एन इक्वल टू, ठीक है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। और इसी में एक और फॉर्मूला होता है जिसे हम लोग बोलते हैं, ठीक है, अंतिम पद, जिसे लास्ट टर्म के नाम से जाना जाता है। इसे क्या कहा जाता है? लास्ट टर्म के नाम से इसे जाना जाता है। एल इक्वल टू क्या होता है? ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता है। सेम ही फॉर्मूले हैं, बस टी एन और एल का यहां पर अंतर होता है। और एक फॉर्मूला होता है स्टूडेंट्स हमारा योगफल का, हमें जब भी योगफल निकालना होता है तो स्टूडेंट्स योगफल या जिसे हम लोग बोलते हैं सम, तो एस एन इक्वल टू हो जाता है स्टूडेंट्स हमारा एन बाय टू ब्रैकेट में टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये फॉर्मूला होता है। या तो स्टूडेंट्स
n/2 ब्रैकेट में a प्लस एल होता है और l की जो भी वैल्यू होती है वो हमें रखना पड़ता है। अब यहां पर यदि हम बात करेंगे स्टूडेंट्स, l का मतलब क्या होता है, l यदि आपको दिया जाएगा तो l का मतलब होता है स्टूडेंट्स आपका यहां पर अंतिम पद, या जिसे हम लोग बोलते हैं लास्ट टर्म। ए का मतलब हो जाता है स्टूडेंट्स हमारा फर्स्ट टर्म, आपको सब बताएंगे अभी कैसा होगा। ए का मतलब हो जाता है हमारा फर्स्ट टर्म, पहला पद। डी का मतलब हो जाता है स्टूडेंट्स आपका यहां पर कॉमन डिफरेंस, इनके बीच का जो भी अंतर होगा मैं आपको अभी प्रैक्टिकल करके बताऊंगा क्वेश्चनों के साथ में। कॉमन डिफरेंस, ठीक है, मतलब क्या हो जाता है, सार्वांतर जिसे कहा जाता है, सबके बीच का अंतर सार्वांतर के नाम से जाना जाता है। अब एन बचा स्टूडेंट्स, एन का मतलब क्या होता है, एन का मतलब होता है स्टूडेंट्स इनके बीच की जो टर्म होती है, पद जो होते हैं उसे क्या कहा जाता है, एन कहा जाता है। तो बोले जी सर बिल्कुल ठीक है भैया, बन जाएगा। और एस एन जो है हमारा, वो एस एन का मतलब क्या होता है, सम को इंडिकेट करता है। किसको इंडिकेट करेगा, आपको सम के लिए इंडिकेट करते हैं। तो बोले जी सर बिल्कुल ठीक है भैया, क्लियर है। अब स्टूडेंट्स सिंपल सिंपल से क्वेश्चनों के साथ शुरुआत करते हैं, फॉर्मूला आप जरूर नोट कर लीजिएगा। सिंपल से क्वेश्चन के साथ में फिर बड़े बड़े क्वेश्चन इसमें सॉल्व करेंगे जो हमसे लगातार पेपर में पूछे जाते हैं, उन क्वेश्चनों की ओर आगे बढ़ेंगे हम लोग। चलिए, तो स्टूडेंट्स पेपर में हमसे जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, फाइंड फाइंड नाइन्थ टर्म, नाइन्थ टर्म इन अ सीरीज, इन अ सीरीज, और सीरीज है आपकी 2, 5, 8, 11 डैश 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 डैश, मतलब श्रेणी 2, 5, 8, 11 डैश 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 का नौवा पद, नौवा पद ज्ञात कीजिए, नौवा पद ज्ञात। सिंपल सा एक क्वेश्चन है, कोई ज्यादा दिक्कत वाला क्वेश्चन ही नहीं है। यदि आप इसे सॉल्व करें तो बहुत अच्छी बात है भैया कि आप इसे सॉल्व करके बता रहे हैं। बोल सर क्या दिया गया, देखो पद दिया गया, पद नाइन्थ टर्म, पद वाला फॉर्मूला। तो पद का फॉर्मूला क्या होता है, Tn इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये सिंपल सा फॉर्मूला लगना है। ए का मतलब क्या होता है सर, ए का मतलब होता है जो शुरुआत में दिया जाता पहला पद, ए का मान ये हो जाता है। ए का मान कितना हो जाएगा, जो शुरुआत वाला पद दिया जाएगा वो ए का मान हो जाता है। बोले जी सर एन का मान क्या होगा, टीएन तो निकालना है, टीएन निकालना है हमें। एन का मान क्या है सर, एन मतलब जो भी पद निकालना है, नौवा पद निकालना, तो एन का मान हो गया 9। डी का मतलब क्या होता है यहां पर सर, डी का मतलब होता है इनके बीच का अंतर, जैसे 2 और 5 के बीच में 3 का अंतर है, 5 और 8 के बीच में 3 का अंतर है, 8 और 11 के बीच में 3 का अंतर है। तो इनके बीच का जो कॉमन डिफरेंस होता है, हाँ 26 आंसर आ रहा भी है, एक ने मैसेज किया है। तो इनके बीच का जो अंतर चलता है, इस अंतर को क्या कहते हैं, कॉमन डिफरेंस कहते हैं। तो जैसे 5 और 2 के बीच में कितने का अंतर है, 3 का, 8 और 5 के बीच में 3 का, 11 और 8 के बीच में 3 का, तो ये कॉमन अंतर कहलाता है 3। अंतर देख लो आप लोग, 5 में से 2 को माइनस करके देख सकते हो तो भी आ जाएगा। डी निकालने के लिए आप चाहो तो फॉर्मूला भी बना सकते हो कि सेकंड वाले में से पहले वाले को माइनस कर देंगे। तो डी इक्वल टू क्या हो गया हमारा, 5 में से क्या करना, 2 माइनस करना, तो डी का मान आ गया हमारा 3। ये डी आ गया है, ये आपका एन आ गया है, और ये आपका ए आ गया है। चलो जरा वैल्यू रख के देख लो क्या होगा। सर टी एन निकालना हमें, एन का मतलब क्या, 9, टी 9 निकालना है क्योंकि टोटल बताना है, नौवा पद का मान बताना है। ए का मान कितना है, 2, ए का मान 2। एन का मान कितना है, एन का मान है 9, माइनस का माइनस, 1 का 1। डी का मान कितना है सर, डी का मान जो है वो 3 है। 2 का 2, 9 में से 1 गए तो सर 8, मल्टीप्लाई में है 3 है तो 3, 2 का 2, ये मल्टीप्लाई पहले सॉल्व करना पड़ेगा। 8 दिया कितना हो गया सर, 24, 24 और 2 कितना हो गया सर, 26 हो गया। ये हमारा आंसर निकल कर आ गया, किसके लिए, T9 के लिए। सिंपल तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है, बहुत ही इजी तरीके से आपका ये क्या निकल कर आ जाएगा, आंसर निकल कर यहां पर आ जाएगा। कोई ज्यादा मेहनत वाला काम ही नहीं था आपका यहां पर, बहुत ही सिंपल तरीके से इसको आप क्या कर सकते थे, हैंडल कर सकते थे। चलिए पहला क्वेश्चन था, हो सकता है थोड़ी सी आपको दिक्कत हो, दूसरे क्वेश्चन के साथ में जरा सॉल्व करके देखते हैं। चलिए इस बार जो श्रेणी आपको दी जा रही है वो आपको दे रहे हैं 3,
8 13 18 डैश 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 का, ठीक है, 12वां पद। 12 टर्म हमें निकालना है इस बार क्या निकालना है? 12 टर्म निकालना है जी। सॉल्व करके बताइएगा क्या करेक्ट आंसर हो रहा है। इस बार 12 टर्म निकालना है जी। सिंपल सा क्वेश्चन है। चलिए, एक बच्चे ने तो आंसर दे ही दिया भैया, 58 आ रहा है बोले जी। 58 आ रहा है। 11th और 12th में आपने काफी कुछ इसको थोड़ा सा पढ़ा होगा जी। 58 ओके जी। 58 ओके। सभी बच्चों का आंसर 58 आ रहा है, चेक कर लीजिए एक बार। चलिए भैया, 58 के साथ जाना चाहेंगे? जी हाँ, सभी बच्चों ने एक कॉमन आंसर दिया 58। आइए जरा चेक करते हैं इसको। तो स्टूडेंट, सबसे पहला वाला जो वैल्यू होती है क्या होता है? हमारा ए होता है। ए की वैल्यू कितनी है यहाँ? 3 है। बोले जी सर। एन का मान कितना है? सर एन का मान जो है वो हमारे पास में 12 है। एन का मान क्या है हमारे पास में? 12 है। बोले जी बिल्कुल सर। डी की वैल्यू कितनी है हमारे पास में? सर डी की वैल्यू जो है वो निकालना पड़ेगा। सेकंड वाले में से पहले वाले को माइनस कर देते हैं। जो भी सेकंड में रहता है उससे पहले वाले को माइनस कर दो। तो डी कितना निकल कर आ जाएगा? 8 में से 3 गया तो सर 5 आ जाएगा। तो डी निकल कर आ गया 5, एन निकल कर आ गया 12 और ए निकल के आ गया हमारा 3। बोले जी सर बिल्कुल ठीक है। तो टी एन इक्वल टू क्या हो गया? ए की वैल्यू रखना है 3, एन की वैल्यू रखना है 12, -1 का 1, डी की वैल्यू रखना है 5। रख दिए। 3 का 3, 12 में से 1 गए तो क्या बचा? 11। मल्टीप्लाई में क्या है सर? 5 है। बोले जी सर बिल्कुल ठीक है। 3 प्लस 11 5 का कितना होता है? बोले सर 55 होता है। आपस में प्लस करोगे तो कितना हो जाएगा सर? 58 हो जाएगा। ये आ गया आपका टी। और क्या निकालना था आपको? 12। तो ये हो गया हमारा T12 की वैल्यू। ये बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन है जी। आई होप सभी लोगों से ऐसे क्वेश्चन बन जाएंगे। बनेगा क्या आप लोगों से? नोट डाउन कर लीजिए जरा फटाफट जी। बोले सर बन गया, है ना? सभी लोगों से क्या हो गएंगे? सिंपल से क्वेश्चन बन गए होंगे। तो स्टूडेंट्स, ऐसे क्वेश्चन हमसे पेपर में आते, जैसे पेपर में जाए 17वां पद ज्ञात कीजिए। सिंपल से क्वेश्चन है, आपको बता रहे हैं बेसिक सा। जैसे मान चलो आपको जाए 4, ठीक है, इसके बाद में जाए 11, फिर जाए आपका 18 डैश 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 डैश, 17वां पद ज्ञात कीजिए। अब मल्टीप्लाई का खेल होगा जी। सॉल्व करिए, क्या होगा इस क्वेश्चन में? चार है, 11 है, 18 है, 17 है, वह पद आपको निकालना है। तो कैसे करेंगे सॉल्व आप इस क्वेश्चन को? 116 आंसर आ रहा है। 116 जी। क्या 116 आपका आंसर आ रहा? निकल के देख लीजिए एक बार, चेक कर लीजिए। 116 के साथ जाना चाहेंगे क्या आप? चलिए ओके, देखते हैं भैया। टी कितना निकालना है? 17 निकालना है। ए की वैल्यू कितनी है? सर ए की वैल्यू हमारे पास में 4 है। एन क्या है हमारे पास में? सर एन है 17 जो निकालना है, -1 का 1। डी की वैल्यू क्या होती है? सेकंड वाले में से पहले वाले को माइनस कर देते हैं। तो 11 में से 4 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा सर? 7 निकल कर आ जाएगा। 7 7, 4 का 4। 17 में से 1 गया तो क्या बचा सर? 16। मल्टीप्लाई में क्या है सर? 7 है। 4 का 4, 16 का पहाड़ा पढ़ोगे कितना जाए हमारा? ठीक है, 16 का पहाड़ा पढ़ो 7 बार, कितना होगा स्टूडेंट्स? सर 6 7 से कितना होता है? 42। कैरी ओवर में कितना हो गया? 4। अब क्या होगा? 7 1 जा 7 और 4 क्या हो गया? 11। बोले यस सर बिल्कुल ठीक है, आपस में प्लस कर दो। 116। क्या यही आंसर था आप लोगों का? 116? तो बोले जी बिल्कुल सर। सिंपल क्वेश्चन थे तो बोले सर सिंपल में हमें कोई दिक्कत नहीं जाएगी।
सिंपल वाले क्वेश्चन में हमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं जाती है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं, जरा इसी क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज करने की कोशिश करते हैं, सेम डिजिट रख लेते हैं या थोड़ा सा डिजिट चेंज करके देखते हैं, पेपर में ऐसा जाए। ठीक है, आपसे जाए 30, 25, ठीक है, 20 डैश 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 का 13वां पद, 13वां पद ज्ञात कीजिए। 13 टर्म ज्ञात करना है, रिवर्स आ रहे हो इस बार जी, सोच समझ के जवाब दीजिएगा। इस बार कहानी जो है वो आप गलत करेंगे, मुझे ऐसा लग रहा है कि आंसर जो है वो 1 से तो अब नहीं आने वाले। चलिए, एक बच्चे ने मैसेज किया है -30 का जी, और कोई? चलिए, -30 सबका आ रहा है क्या? अरे वाह, -30। चलिए देखते हैं भाई, क्या -30 आपका आंसर निकल कर आ रहा है क्या नहीं आ रहा है। सबसे पहले तो क्या करना, हमें ए की वैल्यू रखना। ए कितना है सर? ए हमारे पास में 30 है। एन कितना हमारे पास में सर? एन 13 है, -1 का -1। डी कैसे निकालते हैं सर? डी निकाला जाता है सेकंड वाले में से पहले वाले को। सेकंड में 25 है, उसमें से पहले वाले को माइनस करना पड़ता है। डी का डी, 25 में से 30 नहीं जा सकते, 30 में से 25 जाएंगे सर 5 आएगा। बड़ी संख्या के सामने क्या है सर? माइनस है, तो क्या हो गया, ये हमारा माइनस हो जाएगा। बोले जी सर बिल्कुल ठीक है भैया, माइनस सिंबल वहां पर हमें लग गया। चलो, माइनस लग गया। माइनस में 5 कैसे आया? बड़ी संख्या के सामने का सिंबल आता है, क्योंकि 30 जो है ये बड़ा नंबर है, तो बड़े नंबर का सिंबल सामने आता है। माइनस तो होगा, 30 में से 25 गए तो 5 बचेगा, तो यहां पर क्या जाएगा? माइनस का 5 साथ में आपको दिखाई देगा। तो बोले जी सर बिल्कुल ठीक है भैया। अब इसके बाद क्या होगा? 30 का 30, 13 में से 1 गए तो क्या बचेगा सर? 12। मल्टीप्लाई में क्या है सर? माइनस का 5 है। 30 का 30, ये माइनस है और ये प्लस है, ये प्लस और ये वाला माइनस। प्लस और माइनस क्या होते हैं सर? माइनस होते हैं। 12 और 5 मल्टीप्लाई करो, 12 पंचे 60। 60 में से 30 गए तो सर माइनस का 30 फिर से आ जाएगा। और कौन सा टर्म निकालना था हमें? 13वां पद निकालना था, 13 टर्म। ये सिंपल क्वेश्चन आपको, बेसिक से सिंपल क्वेश्चन बताए गए हैं। चलिए, ऐसे स्टूडेंट्स आप और भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन आप स्पीड से इसका सॉल्व करिएगा, एक और इसी पैटर्न में जो है। ठीक है, जैसे आपको यहां पर क्वेश्चन मिल जाता है 18, 12, 6 डैश 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 डैश, आपको 10वां पद आ जाए तो क्या करेंगे? इसका आंसर आप जरा मैसेज करिएगा, जो भी आंसर आ रहा है स्पीड के साथ में जी। क्या होना चाहिए करेक्ट आंसर आपका? किस आंसर के साथ जाना चाहेंगे? ओके, -36 के साथ जाना चाह रहे हैं जी। और कोई? -36 के अलावा -30। चलिए, सबका लगभग सेम ही आंसर आ रहा है कि सर -36 ही आएगा। चलो भाई, चेक कर लेते हैं क्या -36 होगा या नहीं होगा। सिंपल सिंपल से क्वेश्चन है ये आपके, ठीक है, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन आपको अभी फिलहाल करवाए जा रहे हैं जो आपसे बने। पहला, ए की वैल्यू कितनी है सर? हमारी 18 है। एन की वैल्यू कितनी है सर? 10 है। डी कैसे निकालते हैं सर? सेकंड वाले में से पहले वाले को माइनस कर देते हैं। क्या हो जाएगा सर? 18 में से 12 गए तो सर 6 बचा। बड़ी संख्या के सामने माइनस है तो माइनस का आ गया। ये हो गया डी, ये हो गया एन, ये हो गया हमारा ए। बोले जी सर बिल्कुल ठीक है, रखो वैल्यू में। ए की वैल्यू है 18, एन की वैल्यू कितनी है? 10, -1 का 1। डी की वैल्यू क्या है? -6। 18 का 18,
10 में से 1 गया तो सर 9, मल्टीप्लाई में क्या चल रहा है, माइनस का 6 चल रहा है, ये माइनस और ये प्लस क्या हो गया आपस में, माइनस ही होगा, ठीक है। 9 का मल्टीप्लाई 6 के साथ कर दो, सर 9 6 कितना होता है, 54 होता है, बोले यस सर। 54 में से क्या करो, 18 को माइनस कर दो, कितना निकल कर आएगा सर, माइनस का 36 होगा, करके देख लीजिए आप लोग जी। तो ये आपका क्या निकल गया, टी क्या निकला, 10, T10 की वैल्यू निकल कर आ गई आप लोगों की। तो ऐसे स्टूडेंट्स आपसे बेसिक क्वेश्चन जो है वो पेपर में पूछे जाते हैं। तो एक क्वेश्चन जो है वो इस तरीके का बेसिक आता है, एक ही क्वेश्चन बेसिक में आता है, ठीक है। फिर इसके और एडवांस भी क्वेश्चन आपसे पेपर में पूछे जाते हैं। तो फिर हम नेक्स्ट क्लास में स्टूडेंट्स इसके एडवांस क्वेश्चन पर भी चर्चा करेंगे। तो स्टूडेंट्स आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं, मिलेंगे फिर कल की क्लास में। बाय बाय, टेक केयर।